कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिक्स और मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन। चिप फॉर्मेशन बच्चों, अभी एक डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दिस डायग्राम। मशीनिंग के ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्वेश्चन जो हैं वो अपने इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। surface let's draw the diagram and keep in the mind this diagram। ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए अपने को। ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो बहुत सारे फॉर्मूले जो आप लोग अननेसेसरी के याद करते हैं उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
shear plane, Mn is the shear plane, phi shear angle, alpha orthogonal rake angle, T1 and T2 are chip thickness, T1 and T2 are uncut and cut chip thickness, ड्रॉ हो गया बच्चों? चलिए जी, यहाँ पे ये जो दिख रहा है दैट इज द वर्क पीस और ये जो है वो टूल है, करेक्ट है। अब चिप फॉर्म होने का रीजन क्या होता है? चिप जो है वो शेयर फेलियर के कारण फॉर्म होती है। तो Mn वो प्लेन है जिसके अलोंग चिप जो है वो शेयर ऑफ हो रही है, राइट। Mn वो प्लेन है जो कि जिसके अलोंग मेरी चिप जो है वो शेयर ऑफ हो रही है। अब फाई विच इज द एंगल बिटवीन द मशीन सरफेस एंड द शेयर प्लेन, शेयर प्लेन और मशीन सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं शेयर एंगल। अल्फा इज द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। ये अल्फा की वैल्यू आपको मालूम चलेगी जब आपको जो टूल दिया है उसकी ज्योमेट्री पता हो। इफ यू नो द टूल ज्योमेट्री यू कैन फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा। तो आपका टूल किस तरीके से कटा हुआ है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये अगर मेरे पास में है तो मेरे को ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा जो है वो मालूम चल जाएगा। T1 जो है इसको हम कहते हैं अनकट चिप थिकनेस और T2 जो है दैट इज कट चिप थिकनेस, लेकिन नॉर्मली हम इसको कहते हैं चिप थिकनेस। नॉर्मली हम इसे कहते हैं चिप थिकनेस, राइट। नाउ वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज रिलेशन for shear angle and the relation is given as tan phi। आप चाहो तो इसको आप ये डायग्राम को देख के यू कैन डिराइव ऑल्सो, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। tan phi इज इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस r sin अल्फा। tan phi इज इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस r sin अल्फा। यहाँ पे R जो है, यहाँ पे R जो है, R इज चिप थिकनेस रेशियो, which is given as T1 by T2। राइट बच्चों, अब ये फॉर्मूले को यूज करके अगर मेरे को R और अल्फा मालूम हो तो मैं शेयर एंगल फाई कैलकुलेट कर लूंगा। अभी कल की क्लास में जब अपन जाएंगे तो हम लोग और बहुत सारी रिलेशन देखेंगे, अर्न्स मर्चेंट रिलेशन, मॉडिफाइड अर्न्स मर्चेंट रिलेशन, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग शेयर एंगल फाई को कैलकुलेट करेंगे। एक रिलेशन अभी यहाँ पे लिखी हुई है, tan phi is equals to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha। और बहुत सारी रिलेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। हर रिलेशन में आपको फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो अलग अलग होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो।
नहीं तो आप लोग गलती करते हो। अभी ये फॉर्मूला आपके पास में है tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। एक कंसमर्शन रिलेशन है दैट इज 2 phi प्लस अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2a। अब अगर मैं ये फॉर्मूले से फाई कैलकुलेट करता हूं और मैं ये फॉर्मूले से फाई कैलकुलेट करता हूं तो फाई की वैल्यू में अंतर रहेगा, राइट? तो फाई की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि गेट में तो एक ही आंसर मेरे को लगाना है और ये 2 फाई प्लस अल्फा माइनस लैम्डा इक्वल टू पाई बाई 2, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनसे मेरे को फाई की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो फाई की वैल्यू अपन निकाले कैसे? फाई की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, अबव रिलेशन is an exact relation। ये जो रिलेशन है tan phi इक्वल टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा, बेटा ये डायग्राम आप देख लो, इसको आप डिराइव करके आसानी से निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले में मैंने कोई अजम्पशन नहीं लिया, राइट? इसका मतलब ये फॉर्मूले से जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो 100% सही है। बाकी जो भी फॉर्मूले हैं जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे वो फॉर्मूले बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस है, और चूंकि वो एजम्पशन पे बेस्ड है इसलिए उनसे मिलने वाला जो परिणाम है वो तभी सही होगा जब वो एजम्पशन प्रूव होगा, तो उसमें गलती होगी, हो सकती है। ये फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, क्लियर? इस फॉर्मूले से जो फाई की वैल्यू मिलेगी दैट इज 100% करेक्ट, ठीक? तो भैया अभी मेरे को एक डाउट है कि अगर ये फॉर्मूले से 100% करेक्ट वैल्यू मिल रही है तो किसी और फॉर्मूले की क्या आवश्यकता है? जब एक फॉर्मूला आपको 100% सही वैल्यू दे रहा है तो किसी और फॉर्मूले की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? ये फॉर्मूले से मेरे को सही वैल्यू मिल जा रही है तो फिर किसी और फॉर्मूले की क्या जरूरत है? बताता हूँ बच्चों। ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा, अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो ये फाई, अगर इस फॉर्मूले से मेरे को फाई कैलकुलेट करना है तो फाई निकालने के लिए मेरे को चाहिए T1, T2 और अल्फा, क्योंकि R इज इक्वल टू T1 बाई T2। इज दैट क्लियर? बच्चों ये फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि अल्फा मेरे को मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा? जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ वो टूल मेरे हाथ में होगा तो टूल ज्योमेट्री मेरे को मालूम चल जाएगी, टूल ज्योमेट्री मालूम चल जाएगी तो अल्फा की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा। देयर आर रिलेशंस एंड यूजिंग दोज रिलेशन आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 ऑल्सो। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम T1 की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में रिलेशन अवेलेबल है। क्लियर? समस्या है T2। T2 कितना होगा इसको निकालने के लिए मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है। T2 मैं जब मशीनिंग करूंगा, T2 क्या है? चिप की थिकनेस। तो T2 मेरे को तभी मालूम चलेगा जब मशीनिंग होगी, जब चिप फॉर्म होगा, मैं उसको वर्नियर लूंगा, उससे नापूंगा, तब मेरे को T2 की वैल्यू मालूम चलेगी। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला मेरे को सही वैल्यू दे रहा है फाई की, लेकिन ये फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल तभी कर सकता हूं जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी। क्यों? जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी तभी इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्योंकि T2 की वैल्यू मेरे को तभी मालूम चलेगी जब चिप मेरे हाथ में होगा, मैं उसको कैलकुलेट करूंगा वर्नियर से। करेक्ट है? लेकिन बच्चों अगर मेरे को मशीन टूल डिजाइन करना है, मेरे को एक लेथ डिजाइन करनी है, करेक्ट है, तो उस समय मेरे हाथ में चिप होगा क्या? मेरे को मशीन टूल डिजाइन करना है तो अभी तो साला मशीन टूल ही नहीं है, तो चिप कहां से होगा? करेक्ट है? चिप नहीं होगा तो T2 की वैल्यू मेरे पास नहीं होगी। T2 की वैल्यू मेरे पास में नहीं होगी तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट है? लेकिन जब मैं मशीन डिजाइन कर रहा हूं
तो मेरे को ये देखना है कि यार ये मेरा मशीन टूल पे कितना फोर्स आएगा। उस समय मेरे को 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि एक मोटा मोटी मेरे को ऑर्डर मिल जाए कि किस ऑर्डर में फोर्स जो है मेरे टूल पे, मेरे मशीन पे आने वाला है। करेक्ट। तो वो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को जरूरत पड़ती है फाई की। और जब मैं डिजाइन के स्टेट पे हूं तो मैं मशीनिंग नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करता हूं, मेरे को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाए ताकि मेरे को मोटा मोटी कितना फोर्स आएगा टूल पे वो मैं कैलकुलेट कर लूं। बात समझ में आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट? लेकिन अगर आपको T2 नहीं दिया हुआ है, आपके पास T2 अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो दूसरे फॉर्मूले हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आप उनका इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग गलती क्या करते हो कि डेटा दिया हो या ना दिया हो, सिंपल सा आसान से एक फॉर्मूला आपको मालूम होता है 2 प्लस अल्फा लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, फट से वो फॉर्मूला लगा देते हो। आपने फाई कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। दूसरे फॉर्मूले पे आप जाने का तभी सोचेंगे जब आपके पास आर की वैल्यू ना होगी। करेक्ट है? आर की वैल्यू अगर आपके पास में है तो आप यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फाई कैलकुलेट करेंगे। बट देयर आर सम कंडीशन व्हेन आई डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ आर, इन दैट कंडीशन देयर आर वेरियस रिलेशंस, जो कि डिपेंडिंग ऑन द कौन सा मटेरियल है उसको ध्यान में रखते हुए मैं उन रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा जो भी रिलेशन है वो कोई भी रिलेशन मेरे को फाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देने वाली, वो मेरे को फाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। क्लियर हुआ? तो अगर आपके पास आर की वैल्यू है तो यही फॉर्मूले से आप फाई कैलकुलेट करेंगे, राइट? आर की वैल्यू नहीं दिया है या नहीं निकाल सकता हूं मैं, जब मैं कंफर्म हो जाऊं कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने का या फाई को कैलकुलेट करने का, तब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। क्लियर है ये? चलिए, अच्छा, देयर इज वन मोर रिलेशन मैकेनिज्म 10-5 वाला करवा दिया, डिजाइन रिलेशन बिटवीन द कटिंग व्हील shear strain in the tool, shear strain in the tool is given as cot phi plus 10 phi minus alpha। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। shear strain equal to cot phi plus 10 phi minus lambda। shear strain gamma is shear strain equal to cot phi plus 10 phi minus alpha, 10 phi minus alpha। So this is the relation that you need to memorize। ये रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी और ये रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस 1 माइनस आर साइन अल्फा। Now relation between cutting velocity BC, chip velocity V chip and shear velocity या velocity of shear
वी एस। अगेन आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ये डायग्राम को यूज़ करके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए जी, यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये आपकी मशीन सरफेस है, तो कटिंग वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। करेक्ट है? बड़ा सिंपल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो निकल जाएगा। ये आपको मिल गया वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन। इज इट क्लियर? चिप किधर जाएगा? चिप जो है वो टूल के ऊपर मूव कर रहा है, चिप जो है वो टूल के ऊपर मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी। राइट? शेयर, शेयर जो है वो अलोंग द शेयर प्लेन हो रहा है। करेक्ट है? तो ये अपने को मिल गया शेयर वेलोसिटी का डायरेक्शन, वी एस। राइट? अब ये तीनों वेलोसिटी को मिला के एक ट्रायंगल बना लो, आपको इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीनों वेलोसिटी को मिला के एक ट्रायंगल बनाना है अपने को। हो गया? बहुत सिंपल तो है। एक मिनट, ये देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी सी एंड वी एस? 5। बड़ा सिंपल है, ड्रॉ करो ट्रायंगल, 2 मिनट का काम है। ये मेरे को मिला वी सी, वी सी और दिस इज वी सी, वी सी और वी एस के बीच का एंगल है। वी सी और वी एस के बीच का एंगल है 5। करेक्ट है? तो ये एंगल अपना हो गया 5। राइट? नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी सी एंड वी चिप? ये एंगल जो है वो अल्फा डिग्री का आ रहा है, तो ये एंगल जो मेरे को मिलेगा वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। करेक्ट है? बस हो गया, खत्म काम। दिस इज वी चिप एंड दिस इज आपका 90 माइनस अल्फा। करेक्ट है? तो ये एंगल अपना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस 5 प्लस ये एंगल मैं मान लेता हूँ से बीटा, प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई गॉट बीटा इज इक्वल्स टू
90 माइनस 5 माइनस अल्फा, करेक्ट है। चलो तो अभी साइन लॉ अपन अप्लाई कर लेते हैं। वी सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, राइट, इज इक्वल्स टू वी चिप डिवाइडेड बाई वी चिप, वी चिप डिवाइडेड बाई साइन 5 इज इक्वल्स टू क्या बचा, वी एस, वी एस डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, ये हो गया कॉस 5 माइनस अल्फा। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू वी चिप डिवाइडेड बाई साइन 5 इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, सॉरी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। करेक्ट है? तो कोई एक वेलोसिटी अगर मेरे को मालूम है तो बाकी तीनों वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए जी, नाउ ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो मेरा कटिंग एज है, ऑर्थोगोनल कटिंग में जो मेरा कटिंग एज है, सपोज ये कटिंग एज है, तो ये इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। करेक्ट है? अगर ये कटिंग एज है तो मेरा टूल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? ऑर्थोगोनल कटिंग में जो आपका कटिंग एज है, कटिंग एज जो है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, राइट? तो ऑर्थोगोनल कटिंग, इन ऑर्थोगोनल कटिंग cutting edge is perpendicular to the cutting velocity vector, यानी कि कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा मेरा कटिंग एज, कटिंग वेलोसिटी वेक्टर। सेकेंड, it is two-dimensional force system टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, यानी कि अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग हो रही है बच्चों, तो मेरा जो कटिंग टूल पे जो फोर्सेस आ रही हैं उसको मैं एक प्लेन पे, एक पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूँ। करेक्ट है? अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग हो रही है तो जो फोर्सेस आएंगी मेरे कटिंग टूल पे दैट वुड बी टू डायमेंशनल और प्लेनर, यानी कि जो भी फोर्सेस कटिंग टूल पे आ रही है उन सारी फोर्सेस को हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अगर ऑब्लिक कटिंग होगा, अगर ऑब्लिक कटिंग होगा तो पहला कि कटिंग एज is not
normal to, not normal to, cutting velocity vector, cutting velocity vector। मेरा जो कटिंग एज है वो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा। मान लो इस डायरेक्शन में मेरी कटिंग वेलोसिटी जा रही है, इस डायरेक्शन में मेरी कटिंग वेलोसिटी जा रही है, तो अगर ऑर्थोगोनल कटिंग होगा तो ये कटिंग एज होना चाहिए, करेक्ट है। तो इसको हम ये, अगर ये मेरा कटिंग एज है तो ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल कटिंग, लेकिन अगर मेरा कटिंग एज इंक्लाइंट है तो दैट वुड बी ऑब्लिक कटिंग, राइट। क्या हो अंतर हो जाएगा ऑब्लिक कटिंग से? ऑब्लिक कटिंग से अंतर ये हो जाएगा कि इट विल बी 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, इट विल बी 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। तो बच्चों अगर ऑब्लिक कटिंग हो रही है तो फोर्स सिस्टम जो है इट हैज़ टू बी 3 डायमेंशनल, मतलब उस कंडीशन में कटिंग टूल पे जो फोर्सेस आ रही है उसको मैं एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ, ऑब्लिक कटिंग के केस में जो फोर्सेस आ रही है उसको मैं एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? और हम लोग का गेट की बात करें या अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो हमारा को अगर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दिया है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल कटिंग ही होगी, क्योंकि ऑब्लिक कटिंग के लिए अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल फॉर्म द 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। तो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो वो होगा ऑर्थोगोनल कटिंग, तभी मैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। चलिए अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए तो कल की क्लास में वी विल कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन कटिंग टूल। कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी कटिंग टूल पे वो हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों किताब में आप देखेंगे तो कटिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बाकी सारा काम हो जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए ठीक है, फिर अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं।